किंग्स एंड क्रॉनिकल्स पार्ट नंबर 2। इस पार्ट में हम टॉपिक नंबर 3 और 4 को पूरा खत्म करेंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। द पेंटेड इमेज। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जब मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए जाते थे वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हमें पेंटर्स का भी देखने को मिलता था। तो यहाँ पे हम उनका काम देखने वाले हैं। जब भी इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में किसी भी मुगल एम्परर के किंगडम के किसी इवेंट के बारे में बताया जा रहा होता था तो उसमें साथ साथ वहाँ पे विजुअल फॉर्म भी दिखाया जाता था, इसलिए वहाँ पे पेंटर्स का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता था। होता ये था जब स्क्राइब्स, यानी कि वर्ड मैंने बोल्ड में कर दिया ताकि आप याद कर सको इनको, आपको पता हो कि कौन से टर्म्स आपको याद करना है। तो जब भी ये स्क्राइब्स यानी कि हमारे कॉपीस्ट जो होते थे वो कॉपी करते समय अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं, साथ में कुछ पेजेस को ब्लैंक छोड़ते चले जाते थे जहाँ पे इमेजेस लगाई जाती थी। ये जो इमेजेस होती थी जो पेंटर्स बनाते थे ये मिनिएचर्स होते थे, यानी कि बहुत छोटी साइज में होते थे ताकि इनको ईजिली शो किया जा सके अलग अलग लोगों को, साथ साथ यहाँ पे ईजिली इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में लगाया जा सके। इनके दो मेन काम होते थे। सबसे पहले तो ये ब्यूटी को बढ़ा देते थे उस टेक्स्ट की, साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था, ये बोला जाता था इनमें आइडियाज को कम्युनिकेट करने की बहुत ज्यादा स्पेशल पावर है इन विजुअल फॉर्म्स में, इन इमेजेस में, इसलिए भी इनको लगाया जाता था। ये माना जाता था कि इनके तरीके से, इनके थ्रू हम किंग की पावर को, उनके किंगडम को, उनके आइडियाज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के साथ इमेजेस को भी लगाया जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। एक तरफ है हमारे किंग्स जो अपनी इमेजेस को, अपने कोर्ट मेंबर्स की इमेजेस को, बाकी लोगों की इमेजेस को अपनी बनवा के लगवा रहे हैं इन क्रॉनिकल्स में। दूसरी तरफ आ जाते हैं मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी के लोग, बेसिकली उलामास। ये बेसिकली इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। इनका कहना था कि इस्लाम में बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है कि आप किसी भी ह्यूमन फॉर्म को पोर्ट्रे करो। इनका एग्जाम्पल्स देते हैं कुरान से और हदीस से, दोनों ही रिलीजियस टेक्स्ट है। जो कुरान के बारे में आप तो सुना ही होगा, जो हदीस है इसमें भी प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स को डिस्क्राइब किया गया है, लिखा गया है। इन दोनों से ही वो इंसिडेंट देते हैं कि जहाँ पे हमारे प्रॉफिट जो मोहम्मद है ये बिल्कुल भी प्रोहिबिट कर रहे हैं, बिल्कुल भी मना कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके से ह्यूमन लाइफ को पोर्ट्रे नहीं करना है, आपको ह्यूमन लाइफ को नहीं बनाना है, क्योंकि इससे लगता है कि आप क्रिएशन का काम अपने हाथ में ले रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का काम है। तो ये इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक स्कॉलर्स बोला करते थे। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते थे किंग्स और इनके बीच में। अब एक टर्म हमारे सामने आता है शरिया। शरिया यानी कि इस्लामिक सेट ऑफ लॉज जो कि सबको फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें इसमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं। अलग अलग ग्रुप अपने हिसाब से इन ट्रेडिशंस को स्टडी करता है, अपने हिसाब से इन लॉज को चेंज करता है, अपने नए नए इंटरप्रिटेशंस निकालता है, बेसिकली अपने पॉलिटिकल नीड्स के हिसाब से। अगर हम बात करें मुस्लिम रूलर्स की, जब हमारे एम्पायर्स बिल्ड हो रहे थे तो इन्होंने बहुत सारे पेंटर्स को कमीशन किया, अपने पोर्ट्रेट्स बनवाए, अपने लाइफ के इवेंट्स को शो करा। तो ये एकदम ऑपोजिट बात कर रहे थे इन लॉज के, इन उलामास के। तो यहाँ पे हमें और भी देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। जो ईरान के जो सफाविद रूलर्स थे, इन्होंने कमीशन किए थे बहुत सारे आर्टिस्ट को, अपने आर्टिस्ट को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए इन्होंने अपने कोर्ट्स में वर्कशॉप्स भी रखे थे ताकि ये बहुत फाइन आर्टिस्ट को ट्रेन कर सके। ऐसा ही एक एग्जांपल हमें आर्टिस्ट के नाम का देखने को मिलता है, बीजाद का, जिन्होंने यहाँ के हमारे ईरान के कोर्ट की फेम को बहुत दूर दूर तक फेमस किया था। ये बहुत ज्यादा फेमस एक पेंटर बन के आए थे सामने। अगर हम बात करें इंडिया की, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ईरान से इंडिया भी आए थे, हमारे मुगल इंडिया। कुछ ऐसे थे जिनको लेके आया गया था, जैसे कि मीर सैयद अली हो गए, अब्दुल समद हो गए, ये हमारे हुमायूं के साथ दिल्ली आए थे। कुछ ऐसे थे जो माइग्रेट कर रहे थे ताकि यहाँ पे उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको प्रेस्टीज मिले, उनको पेट्रोनेज मिले किसी भी किंग से, किसी भी रूलर से, किसी भी पावरफुल पर्सन से। ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो एक टॉपिक है कि हमें ह्यूमन फॉर्म को रिप्रेजेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी और किंग के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना। हमारे मुगल कोर्ट में बहुत बड़ा टेंशन का एक टॉपिक था, लेकिन हमारे किंग का कहना था कि भाई कर सकते हैं, हमें करना ही चाहिए। यहाँ पे हमें अकबर के वर्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि अबुल फजल ने लिखे थे। There are many that hate painting, but such men I dislike. It appears to me that an artist has a unique way of recognizing God when he must come to feel that he cannot bestow life on his works. तो क्लियरली दिखता है कि अकबर को पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये ऐसे लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो पेंटिंग्स को पसंद नहीं करते हैं, तो ये ऑब्वियसली उलामास के अगेंस्ट थे। इनका कहना है कि आर्टिस्ट को भगवान को रिकॉग्नाइज करने का अलग एक तरीका होता है, जब उसको पता चलता है, जब उसको फील होता है कि वो जो अपने वर्क्स कर रहा है उसमें वो लाइफ नहीं दे सकता। अब इस टॉपिक में एक लास्ट बॉक्स हमें देखने को मिलता है इन प्रेज ऑफ तस्वीर। यहाँ पे हमें अबुल फजल के वर्ड्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो पेंटिंग की तारीफ करते हैं, बीजात की तारीफ करते हैं। इनको एक बार आप फटाक से पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हमारा टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट होता है, अकबर नामा एंड द बादशाह नामा। दोनों के दोनों ही जो हमारे मुगल क्रॉनिकल्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेल नोन भी है। तो इनके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, अच्छे से ध्यान लगाकर सुनिएगा। इन दोनों में हमें बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलती हैं। दोनों की अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें तो
150 फुल पेज या फिर डबल पेज इमेजेस पेंटिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं। इन पेंटिंग्स में बैटल सीन्स दिखाए जाते हैं, सीजेस यानी किसी को आपने घेर लिया उसका सीन दिखाया जा रहा है, हंटिंग का सीन दिखाया जा रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका सीन दिखाया जा रहा है, कोई कोर्ट में चीज हो रही है उसका सीन दिखाया जा रहा है। बेसिकली किसी भी किंग से रिलेटेड में बहुत सारी डिटेल्स, कोई भी इवेंट हो रहा है उसका सीन यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया था। 150 के अप्रोक्सीमेटली इमेजेस हमें पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे पहले अकबरनामा के बारे में। अबुल फजल ग्रू अप इन आगरा विच वाज आल्सो द मुगल कैपिटल। इसके अलावा ये अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी और सूफिज्म पे जो इनके जो वर्क्स थे इनको वाइडली रीड किया गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा। बहुत ज़्यादा अच्छे राइटर थे ये, बहुत अच्छे डिबेटर भी थे, फोर्सफुल डिबेटर थे, एक पावरफुल पर्सुएसिव डिबेटर थे, साथ साथ अच्छे थिंकर थे। इनकी जो थिंकिंग थी इनके क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि कंजर्वेटिव जो उलामास थे इनके अगेंस्ट थे। कंजर्वेटिव उलामास यानी कि ये लोग चेंज नहीं पसंद करते थे, जो रूढ़िवादी जो लोग थे इनके अपोज में थे। इसलिए भी इनको अकबर को ये बहुत पसंद आए थे, अकबर को ये क्वालिटीज बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए अकबर ने अबुल फजल को अपना एडवाइजर और स्पोक्स पर्सन की तरीके से हायर कर लिया था। अकबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव हमें देखने को मिलता है, ये चाहते थे कि मैं अपने रीजन से रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को हटा सकूं, जो रूढ़िवादी जो लोग हैं उनको हटाना चाहते थे। इसलिए भी जो हमारे अबुल फजल हैं अकबर को बहुत ज्यादा पसंद आए थे। अबुल फजल ने एज एन एडवाइजर जो अकबर के जो थॉट्स थे उनको शेप करने में हेल्प करी। एज अ स्पोक्स पर्सन अकबर के जितने भी पॉलिसीज थे, जितने भी ओपिनियंस थे, उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने का भी काम किया। 1589 में अबुल फजल ने स्टार्ट किया अपना काम अकबरनामा को लिखने का और 13 ईयर्स तक लगातार इसमें काम किया। बहुत सारे इन्होंने ड्राफ्ट्स बनाए, उसमें चेंजेस किए, इतने टेक्स्ट में मॉडिफिकेशंस किया, उसको प्रिपेयर करने का पूरा काम किया। इसमें इन्होंने बहुत सारे सोर्सेस का यूज किया। सबसे पहले तो कोई भी चीज हो रही है तो उसको रिकॉर्ड कर देते थे, उसका डिस्क्रिप्शन ये लिख देते थे। कोई भी इवेंट हो रहा था उसको लिख देते थे, इसको हम बुला सकते हैं एक टर्म है वाकई। इसके अलावा इन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का यूज किया, उधर से इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिया। ओरल टेस्टिमनीज नॉलेजेबल पर्संस की, ओरली लोगों से पूछा कि भाई कोई इवेंट कैसे हुआ था, उनकी गवाही ली, ओरली उनसे क्वेश्चंस पूछे, उनके डिस्क्रिप्शंस को इन्होंने यूज किया था। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हमारे सामने आ जाते हैं। जितनी भी चीजें मैं बोल्ड में कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनको आप एज अ बुलेट पॉइंट अपने माइंड में याद कर सकते हैं, नोट्स में आप चाहो तो लिख सकते हो। जो अकबरनामा है वो 3 बुक्स में डिवाइडेड है और जो पहली 2 बुक जो उसमें है वो क्रॉनिकल्स है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पहली जो 2 बुक है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, डायरेक्टली वहां पे जैसे जैसे इवेंट्स हो रहे हैं उनको लिखा गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज किया गया है। तो थर्ड बुक है आईना अकबरी, ये टर्म्स आपको अच्छे से याद करते जाना है। जो पहली बुक है हमारी उसमें मैनकाइंड की हिस्ट्री को पूरा बताया गया है, स्टार्टिंग से लेके एडम से लेके हमारे अकबर के 30th ईयर तक उनकी एज के, ये हमें देखने को मिलता है पहली बुक में। सेकेंड बुक में हमें अकबर के 46th रीगनल ईयर तक का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से रीगनल ईयर यानी कि अकबर के रूल में आने के, पावर में आने के 46th ईयर तक का डिस्क्रिप्शन सेकेंड बुक में। और इसके बाद अबुल फजल की डेथ हो जाती है, ये कॉन्स्पिरेंसी का शिकार बन जाते हैं जो कि प्रिंस सलीम, जिनको हम जहांगीर नाम से जानते हैं, इन्होंने रची थी। इन्होंने बीर सिंह बुंदेला से बोला आप इनको मार डालो, तो जो इनके साथ चल रहे थे बीर सिंह बुंदेला एक जगह से लौट रहे थे, इन्होंने अबुल फजल का मर्डर कर दिया। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ये बताया जाता है इसका रीजन क्योंकि जो हमारे अबुल फजल थे प्रिंस सलीम को रूलर नहीं बनवाना चाहते थे, इनके अपोज में बोला था, इसलिए इन्होंने इनको मरवा दिया था। अब यहाँ पे हमारे सामने 2 नए टर्म आते हैं, डाइक्रॉनिक और सिंक्रोनिक। डाइक्रॉनिक अकाउंट का सिंपल सा मीनिंग है कोई भी इवेंट को अगर आप दिखा रहे हो तो उसको आप टाइम पीरियड के हिसाब से दिखाओ कि भाई ये जो चीज थी वो टाइम के साथ ऐसे ऐसे चेंज हुई, ये हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिले। दूसरा एक सिंक्रोनिक सेंस होता है जहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के किसी एक इंस्टेंस को दिखाओ, किसी अलग अलग सिचुएशंस को दिखाओ। तो ये 2 सेंस है हमारी राइटिंग के, दोनों का ही यूज किया गया था हमारे अकबरनामा में। डाइक्रॉनिक सेंस हमें देखने को मिलता है किसी भी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के चीज पे, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट होता है तो कैसे उसमें डेवलपमेंट्स हुए, कैसे वो टाइम के साथ चेंज हुआ, ये दिखाया जाता है। और सिंक्रोनिक सेंस की यूज किया गया है अकबर के एम्पायर को दिखाने के लिए, कोई भी ज्योग्राफिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव या कल्चरल एस्पेक्ट को दिखाने के लिए सिंक्रोनिक सेंस का यूज किया गया है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कैसा सिनेरियो उनके अकबर के रेन में था। इसके अलावा अब हम आईना अकबरी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आता है। तो इसमें मुगल एम्पायर के बारे में बताया गया कि इसमें बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सभी रिलीजियंस हमें देखने को मिल जाते हैं। कंपोजिट कल्चर के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि जो हमारे रूलर
रूलर्स थे, मुगल रूलर्स, ये खुद को हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन के रूलर बताते थे। तो वही हमें देखने को मिलता है कि आईन अकबरी में हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अबुल फजल की राइटिंग स्टाइल के बारे में। तो जो ये लैंग्वेज लिखा करते थे बहुत ज़्यादा ऑर्नेट थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड से यूज़ किया करते थे, काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किया करते थे अगर मैं आज के टर्म्स में बोलूँ तो। इसके अलावा ये डिक्शन और रिदम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, यानी कि जो अपने वर्ड्स जो चूज़ करते थे बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज़ करते थे, साथ साथ रिदम का ख्याल रखते थे। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि जब इसको ओरली नरेट किया जाए टेक्स्ट को तो सुनने में बहुत ज़्यादा हाई लेवल लगे, सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और ये काफ़ी अच्छे राइटर थे अबुल फजल। इनके राइटिंग जो स्टाइल थी वो इंडो पर्शियन थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। कोर्ट में इसको पेट्रोनाइज किया जाता था, कोर्ट जो किंग्स होते थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। साथ साथ जो बाकी राइटर्स थे अब वो अबुल फजल की तरफ देख रहे थे, वो भी इनके जैसा लिखना चाहते थे। अब हम बात कर लेते हैं बादशाहनामा की। बादशाहनामा शाहजहां के रूल के बारे में लिखी गई थी। अब्दुल हामिद लाहौरी को इसका ऑथर बताया जाता है, लेकिन उन्होंने पूरी बादशाहनामा नहीं लिखी थी। अबुल फजल के ही एक स्टूडेंट थे, एक प्यूपिल थे। जब शाहजहां को इनके बारे में पता चला अब्दुल हामिद लाहौरी के बारे में, तो उन्होंने को लगा कि एक टैलेंटेड इंसान है, ये अच्छी राइटिंग कर सकता है। तो ये भी चाहते थे मेरी भी अखबारनामा जैसी एक बुक हो जिसमें मेरे रेन की हिस्ट्री लिखी गई हो। तो इसलिए इन्होंने इनको हायर कर लिया अब्दुल हामिद लाहौरी जी को, और अपनी हिस्ट्री इन्होंने लिखवाई। इसमें भी हमें सेम अखबारनामा का मॉडल देखने को मिलता है, शाहजहां इसी से इंस्पायर हुए थे। बादशाहनामा में भी 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, 3 वॉल्यूम्स के लिए टर्म है दफ्तर, ये आप याद रखिएगा। 3 दफ्तर थे और हर एक दफ्तर में 10 ल्यूनर ईयर्स का डिस्क्रिप्शन था। तो अब आप बोलोगे 10 ल्यूनर ईयर्स मतलब 1 ल्यूनर ईयर का मतलब होता है 354 डेज अप्रोक्सीमेटली हमारे आज के कैलेंडर के हिसाब से। तो यहाँ पे 10 ल्यूनर ईयर्स का डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई हमारे लाहौरी ने कितने दफ्तर लिखे थे। लाहौरी ने हमारे फर्स्ट 2 दफ्तर लिखे थे, जिसमें हमें शाहजहां के रूल के फर्स्ट 2 डेकेड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि 1627 से लेके 1647 का जो डिस्क्रिप्शन था 2 दफ्तर, वो हमारे अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखे थे। इसके बाद जो इनके वजीर थे, वजीर यानी कि जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे शाहजहां के, इन्होंने इसको रिवाइज किया था। इनका नाम था सादुल्ला खान। रिवाइज किया था, थोड़े से करेक्शंस उसमें किए थे, अमेंडमेंट्स उसमें किए थे। तो ये भी आप नाम याद रखिएगा, रिवीजन किया था सादुल्ला खान ने। इसके बाद जो हमारे अब्दुल हामिद लाहौरी थे तो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो इसलिए आगे का जो लास्ट हमारा दफ्तर था वो हिस्टोरियन वारिस ने लिखा था। तो ये भी आप नाम याद रखिएगा, वारिस। अब हमारे सामने एक बॉक्स आ जाता है। ये वाला जो बॉक्स है ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके इंटरेस्ट के लिए, ये बोर्ड में आने के इसके चांसेस नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाकी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें बोर्ड में आने के चांसेस है उनको हर एक चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये बोर्ड में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, मज़ा आएगा आपको। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जब कॉलोनियल्स ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो ये चाहते थे कि इंडियन हिस्ट्री को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट कर सके, ताकि इनको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस जगह पे ये रूल करने वाले हैं, किन लोगों पे ये रूल करने वाले हैं, कैसे इनके कल्चर्स रहे हैं, कैसी इनकी हिस्ट्री रही है। इसलिए इन्होंने भी बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट की स्टडी करी, इंडियन जो पहले के डॉक्यूमेंट्स थे उनकी इन्होंने स्टडी करी। इसके अलावा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको सर विलियम जोन्स ने 1784 में फाउंड किया था। इसने बहुत सारा काम किया इन टेक्स्ट को एडिट करने का, ट्रांसलेट करने का, प्रिंट करवाने का, और बहुत ज़्यादा इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को इन्होंने सपोर्ट भी किया। हमें देखने को मिलता है कि अकबरनामा और बादशाहनामा दोनों के एडिटेड वर्जन इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ने पब्लिश किए थे 19th सेंचुरी में। इसके बाद हमें देखने को मिला कि हेनरी बेवरेज नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था, और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद इन्होंने काम पूरा किया था। हालांकि जो हमारी बादशाहनामा है वो आज तक पूरी ट्रांसलेट नहीं हुई है, कुछ उसके एग्जैक्ट्स ट्रांसलेट किए गए इंग्लिश में, लेकिन बाकी पूरी बुक ट्रांसलेट नहीं हुई है। ये पूरा हमें इस टॉपिक में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ये जो हमारा पार्ट है ये खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं पार्ट नंबर 3।